तो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से जो इफेक्टिव हो चुका है। तो अभी नए इनकम टैक्स के बारे में हम बात करेंगे कि नए इनकम टैक्स की ऐसे 10 ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि जिसे करने पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या आपका इनकम टैक्स में जो है केस ओपन हो सकता है। आप चाहे सैलरी वाले हैं, चाहे कैश में बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी नंबर है नहीं है, देखिए कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर आपने ये ट्रांजेक्शन कर दी ना तो आपका जो डेटा है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्टिंग हो जाएगी उसकी, और आपका केस ओपन हो सकता है इनकम टैक्स में, या आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस भी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभदीप सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में कि जिन्हें करने पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। देखिए, हमारे जो टैक्स ईयर है ना वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन एक सेकेंड, टैक्स ईयर, अब आप बोलोगे कि ये टैक्स ईयर क्या है? पहले तो हम फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर में बात करते थे। तो देखिए, हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ना 2025, तो उसमें असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है ना उसको खत्म ही कर दिया। अब एक सिंगल फॉर्मेट ही चलेगा जिसे हम टैक्स ईयर बोलेंगे। जी हाँ, अब से हम एवरी ईयर को टैक्स ईयर ही बोलेंगे। जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2026 से हमारा जो साल स्टार्ट हुआ है वो 31 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगा। तो इसे हम टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स ईयर 26-27 के बारे में कि टैक्स ईयर 26-27 में आप कोई भी ऐसे 10 ट्रांजैक्शंस करोगे तो जिसकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली ट्रांजैक्शन जो हमारी है कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, सेक्शन 508 रूल 237। सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी पहले डाल चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर देते हैं, यहाँ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं अपने किसी भी सेविंग अकाउंट के अंदर, तो जो बैंक है ना वो आपका डेटा जो है वो रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हाँ, इस बंदे ने 10 लाख रुपए जो है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जमा करवाए हैं। तो इनकम टैक्स वाले आपसे पूछेंगे भाई 10 लाख रुपए कहाँ से आए, कहाँ जमा करवाए, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में शो किए हैं, नहीं किए हैं, या फाइल भी करी है या नहीं करी, तो वो सारा डेटा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब दूसरी एक कंडीशन आती है 5 लाख की लिमिट की। कुछ कंडीशन में 5 लाख कैश डिपॉजिट करवा देते हो ना आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो भी आपको नोटिस जो है वो आ सकता है, आपकी रिपोर्टिंग चली जाएगी। वो कैसे? अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है या कोई हमारे अकाउंट पुराने होते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर हमने अकाउंट खुलवाया होता है जिनमें पैन कार्ड ही नहीं होता है ना, पैन कार्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब आप सोचोगे कि पैन कार्ड तो है ही नहीं, तो अब रिपोर्टिंग कैसे जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? देखिए, हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो डाली थी, आधार कार्ड से भी आपका जो डेटा है ना वो वेरीफाई होगा। तो आधार कार्ड के थ्रू भी, आधार कार्ड के बिना तो देखिए अपना अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ होगा, तो आधार कार्ड के थ्रू भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो आ सकता है, रिपोर्टिंग भी हो सकती है। ये आधार कार्ड पर भी किन किन कंडीशन में हमें नोटिस आ सकता है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो एक ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करेंगे, वो है कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। अब आपने तो करंट अकाउंट खोल लिया भी, ठीक है मैं सेविंग में ज्यादा करूंगा तो नोटिस ना आ जाए, उस चक्कर में आपने करंट अकाउंट खुलवा लिया, या बिजनेस भी कर रही हैं, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट आपने खुलवा रखा है। लेकिन अगर करंट अकाउंट के अंदर आप 50 लाख जमा करवा देते हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी बैंक जो है आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका डेटा चला जाएगा, तो इनकम टैक्स वाले आपसे पूछ सकते हैं, वो फिर डेटा वेरीफाई करेंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न में आपने क्या दिखाया, जीएसटी नंबर लिया है नहीं लिया हुआ, जीएसटी की रिपोर्टिंग क्या हुई, तो वो सारे रिकॉर्ड जो है आपके चेक किए जाएंगे। अब आपके जो ट्रांजैक्शन थी वो आईटीआर के साथ, आपकी जीएसटी के साथ सारी जो है वो मैच की जाएगी। आपसे सोर्स ऑफ कैश पूछा जाएगा कि कैश कहाँ से आया, आपकी पास्ट की हिस्ट्री भी फिर देखी जा सकती है कि आपकी पास्ट की हिस्ट्री में क्या रिकॉर्ड्स रहे थे आपके, तो वो सारा डेटा जो है वो वेरीफाई किया जाएगा केस ओपन होने के बाद। अब जो तीसरी ट्रांजैक्शन है वो है आपके क्रिप्टो, रूल 37। अब देखिए, काफी लोग जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर बहुत ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो खरीद लेते हैं, बेचते हैं, डेली ट्रेडिंग भी करते हैं, होल्ड करके भी रखते हैं। तो देखिए, अब से आपकी ना जो क्रिप्टो की रिपोर्टिंग है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, क्योंकि हम कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं तो उस पर हमारा टीडीएस भी डिडक्ट होता है, ठीक है। तो जरूरी होता है कि आप अपनी आईटीआर में ना उसको शो करो। आईटीआर के अंदर क्रिप्टो की रिपोर्टिंग शो करनी जरूरी है, चाहे आपको प्रॉफिट 0 हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी हुआ है, चाहे आप लॉस में भी जा रहे हो ना, तो भी
देखिए क्रिप्टो की जो रिपोर्टिंग है वो करनी बहुत जरूरी है। अब इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना क्रिप्टो से, तब तो आप उस पर टैक्स पे कर दो। उस पर टैक्स भी क्या है 30% फिक्स जो है वो स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अब नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको 12 लाख तक की एग्जाम्पशन भी नहीं मिलती, ना 87A की रिबेट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। फ्लैट जितनी भी इनकम होगी ना, आपको उसके ऊपर 30% जो टैक्स पे कर देना है। उस टैक्स के ऊपर 4% जो है सेस भी पे करोगे आप, ठीक है। अगर आपको लॉस हो जाता है क्रिप्टो के अंदर तो क्या होगा? अब गवर्नमेंट कहती है जब प्रॉफिट हो रहा है तब तो आप हमें टैक्स दे दो, अगर क्रिप्टो के ऊपर लॉस हो रहा है ना तो हमें नहीं पता, तो वो आपकी सिरदर्दी है। लॉस जो है कैपिटल गेन की तरह हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्रिप्टो वाले लॉस। कैपिटल गेन में तो हमें ऑप्शन होता है ना कि अगर कोई किसी साल हमें लॉस हो रहा है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, आगे के सालों में सेटअप हो जाता है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। तो देखिए अगर आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कैसी भी कंडीशन है, आपको रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो बाद में देखिए आपको पेनल्टी भी लगेगी, काफी नुकसान होगा। फिर सोर्स ऑफ फंड पूछे जाएंगे, कहाँ से पैसा आया, कैसे इन्वेस्ट किया, या कोई भी P2P ट्रेडिंग भी करते हो, कई बार होता है कोई बिनेंस पे ट्रेडिंग कर ली, USDT खरीद लिए, उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, उधर कर दिया, तो वो जो काम है उस पर आप अपना ध्यान रखें। अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हो ना तो देखिए इनकम टैक्स वालों को तो रिपोर्टिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो नोटिस आएंगे, केस ओपन होंगे और बाद में हैवी पेनल्टी भी है वो आपको पे करनी पड़ जाएगी। अब हम बात करेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन के बारे में। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, या कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट में मिला है, या कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया आपने, तो एग्रीमेंट साइन करते ही आपका डेटा जो है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा। कब? अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ऊपर है ना तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर 45 लाख से अबव का एग्रीमेंट होता है ना तो देखिए रजिस्ट्रार जो है आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो इनकम टैक्स वाले आपसे पूछेंगे भाई भी आपके पास फंड्स कहां से आए, आपने पहले पीछे की जो रिटर्न्स भरी है उसमें कहीं इतनी इनकम दिखाई है क्या, आपकी कैपिटल है क्या? भी आप 45 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अब 45 लाख की अमाउंट कौन से काउंट की जाएगी? अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की जो DLC रेट था ना वो तो था 30 लाख रुपए था, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 50 लाख की, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन सी अमाउंट रिपोर्ट होगी? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 लाख वाली अमाउंट है ना कि जितने की आपने एग्रीमेंट किया है, डीड लिखी है, तो वो अमाउंट रिपोर्ट हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो DLC रेट था वो तो था 50 लाख रुपए, अब आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल गई, कितने में? 30 लाख में मिल गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एग्रीमेंट तो 30 लाख का ही था, लेकिन प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल वैल्यू थी, DLC रेट तो 50 लाख था ना, तो वो रिपोर्टिंग फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। रजिस्ट्रार जो है वो आपके डेटा की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। अगर एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने पैन कार्ड ही नहीं दिया अपना, तो पैन ना होने की कंडीशन में फुल रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो वो पूछेंगे ना भाई इस बंदे के पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, तो इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? पैन कार्ड ही नहीं है, कमा रहा है, कहां से कर रहा है, ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है भाई, तो पूछो। तो जांच पूरी होगी, इनकम टैक्स वाले आपसे सोर्स ऑफ फंड जो है वो पूछेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप कैश पेमेंट करते हो 20,000 से ज्यादा की, तो उस कंडीशन में भी जो रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, तब भी आपको नोटिस जो है वो आ सकता है। अब जो 5वीं ट्रांजेक्शन है ना वो है स्टाम्प पेपर परचेज करना। तो देखिए अगर आप कोई भी स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर की होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग भी जो है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो देखिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, जो हमें स्टाम्प इशू करता है, हम ई स्टाम्प खरीद लेते हैं, तो वो जो डेटा है ना अपना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, भाई भी ये बंदा मेरे पास आया था, इसने तो 2 लाख का स्टाम्प परचेज कर लिया, 3 लाख का स्टाम्प परचेज कर दिया। अगर भी 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट होगी तो उसकी रिपोर्टिंग चली जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे पूछेंगे भाई 2 लाख का स्टाम्प परचेज किया था, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ एग्रीमेंट किया है, भी स्टाम्प किस पर्पज के लिए हमने परचेज किया, तो वो सारी डिटेल जो है हमसे पूछी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी है भी जहां 1 लाख का स्टाम्प परचेज करने पर भी आपका डेटा जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा। वो कब होगा? अगर आपका पेन अवेलेबल ही नहीं था, आपने स्टाम्प परचेज करते टाइम अपना पेन ही नहीं दिया वहां पे, तो भी आपका जो डेटा है ना वो 1 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस करने के बाद ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे पूछेंगे भाई स्टाम्प पेपर खरीदा था, क्या यूज किया स्टाम्प पेपर का, तो वहां रीजन तो हम ऑलरेडी दे के आते ही हैं जब स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं। कोई इतना बड़ा स्टाम्प तो हम तभी लेते हैं जब कोई प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है, तो उसकी पूरी डिटेल देखो आपसे ली जाएगी। अब जो 6th ट्रांजेक्शन आती है वो आती है क्रेडिट कार्ड की। अब देखिए आज के टाइम पे तो लगभग
लगभग ना सभी लोग क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में या और एक्स्ट्रा कोई भी कैशबैक के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत अननेसेसरी यूज कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर और सॉरी टैक्स ईयर के अंदर, देखिए टाइम लगेगा आपको भी थोड़ा, टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में कंफ्यूजन रहेगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगर आप एक टैक्स ईयर के अंदर 1 लाख से ज्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते हैं ना, तो इनकम टैक्स वालों को रिपोर्टिंग हो जाएगी आप। या एक टैक्स ईयर के अंदर आप टोटल 10 लाख से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करते हैं, तो भी आपका डेटा जो है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। देखिए अब होता क्या है, अब आपने क्रेडिट कार्ड का बिल तो पे कर दिया 15 लाख का, और इनकम टैक्स के रिटर्न में आप इनकम दिखा रहे हो 6 लाख की, तो भाई इनकम टैक्स वाले तो पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड तो आप इतना ज्यादा यूज कर रहे हो, 15 लाख 20 लाख के बिल भर रहे हो, इनकम आपकी 6 लाख ही है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे। अब होता क्या है, लोग ना अननेसेसरी यूज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के, किसी को यूज करने के लिए दे दिया, कोई शॉपिंग कर ली, या कोई कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में ना बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड का यूज भी आप अपने हिसाब से करिए। अब 7 ट्रांजेक्शन आती है, वो है एफडी। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा की एफडी करवाते हो, रिन्यूअल को नहीं, नई एफडी अगर आप करवा रहे हो ना एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा की, तो भी आपका डेटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इनकम टैक्स वाले आपसे सोर्स ऑफ फंड्स पूछेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में अगर दिखा रखे हैं तो देखिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न में शो ही नहीं कर रहे इतनी इनकम, एफडी आप बहुत ज्यादा करवा रहे हो, तो देखिए फिर तो इनकम टैक्स वाले आपसे पूछेंगे, तो जवाब तैयार रखना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है, वो शेयर खरीदते हो या कोई शेयर की एप्लीकेशन मनी अगर 10 लाख से ज्यादा की है। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा के, तो वो कंपनी जो है ना जिससे आपने शेयर खरीदे थे वो रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वो चेक करेंगे, आपके आईटीआर देखेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं भाई इतने शेयर खरीदने के लिए आपके पास फंड्स कहां से आए, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको कैसे शो किया है, नहीं किया, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है 9 ट्रांजेक्शन, जो है वो है शेयर बायबैक। अगर शेयर बायबैक की अमाउंट भी 10 लाख से ज्यादा की है तो उसकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको नोटिस जो है वो आ सकता है। तो अभी हम बात करेंगे आखिरी ट्रांजेक्शन के बारे में। भी हमने बात करी थी टोटल 10 ट्रांजेक्शन में बताने वाला था आपको, 9 मैंने बता दी। अब 10वीं ट्रांजेक्शन क्या है कि अगर आप कोई फॉरेक्स एक्सचेंज कर लेते हो 10 लाख से ज्यादा की, तो उस कंडीशन में भी आपका डेटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा, ठीक है। या अगर आपका पेन ही अवेलेबल नहीं है, तो 5 लाख के ट्रांजेक्शन करने पर ही आपका डेटा जो इनकम टैक्स को रिपोर्ट हो जाएगा। आप जिस भी बैंक के थ्रू या कहीं से भी आप फॉरेक्स एक्सचेंज कर रहे हो ना, वो कंपनी जो है आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगी। पेन की कंडीशन में 10 लाख, अगर पेन नहीं है तो 5 लाख की ट्रांजेक्शन करने पर ही आपका डेटा जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले आपसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आपने जो ये फॉरेक्स एक्सचेंज करी उसके लिए फंड्स कहां से आए, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए हमने अभी बात करी इस वीडियो में 10 ट्रांजेक्शंस के बारे में, तो आप इन ट्रांजेक्शंस का ध्यान रखना। देखिए ट्रांजेक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि आप उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। अगर उस पर टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो सब मैटर करता है। तो आप इन ट्रांजेक्शंस का ध्यान रखिएगा कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।